अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इजराइल और हमास की लड़ाई में हमने देखा कि कुछ रोज़ की जंगबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही जंगबंदी ख़त्म हुई दोबारा हमले शुरू हो गए इजराइल की तरफ से। जिस वक्त तक ये जंगबंदी थी ये समझा जा रहा था कि इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, दोनों पार्टीज़ नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि अब दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, और ये जो 4 दिन थे ना ये इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो सकें, ना ही कोई पीस टॉक्स हो सकी हैं, तो वो क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मिस कर दी हैं इन 4 दिनों में, और आगे क्या हो सकता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और मोहम्मद अली सईद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अब तो अमेरिका की सॉइल के ऊपर भी अगर भारत की तरफ से सिख शहरियों के ऊपर अटैक्स होते हैं तो फिर भी भारत की पोजीशन वीक नहीं हो रही। इससे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म ने तो एक बड़ा स्टांस अपनाया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़राब होते हुए दिखाई नहीं देते। इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अगले इलेक्शंस के हवाले से हल्का बंदियों की नई हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं, जिसकी वजह से जो नेशनल असम्बली में इस वक्त सीट्स हैं वो 266 हो गई हैं, इससे पहले 366 थी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से सवालात थे क्या वो मद्धम हो गए हैं। सियासतदानों को सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किए गए हैं, और PTI जो कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इंतज़ार करी है, क्या वो वक्त पे मुनक़िद हो पाएंगे, और उनका जो इंतखाबी निशान है ख़तरे में है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब बताइएगा, ये जो जंगबंदी थी इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा सका, क्या है जो नहीं हो सका और दोबारा हमला शुरू हो गया है इजराइल की तरफ से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो दोबारा से हमले शुरू किए हैं इसराइली अफवाज ने, उसके नतीजे में सिर्फ आज 70 के करीब मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा हमने जब पिछली दफ़ा इस पर बात की थी तो मैंने यही खदशा ज़ाहिर किया था कि ये जंगबंदी जो है टेम्परेरी है और इसका पायदार होने के इम्कानात बहुत कम हैं 3 बुनियादी वजूहात की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली वो तीनों वजूहात आपको सामने नज़र आईं मुज़ाकरात के दौरान भी। देखिए, मुज़ाकरात का मकसद जंग को बदकिस्मती से और हकीकत पसंदाना अंदाज में बंद कराना नहीं, बल्कि ये एक पॉज़ था जो कि इसराइल ने इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया 3 एतबार से। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि ठीक है, कुछ खुराक, राशन, अद्वियात वगैरह फ़लस्तीनियों तक पहुँच जाएँ। अलबत्ता कुछ उनकी जो 50 दिन से अफ़वाज हमलों में मुलव्विस थीं, उनको सस्ताने का और रेस्ट करने का भी मौका मिल गया। दूसरी बात ये कि आपने 3 चीज़ें जो नहीं हुई वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वो मुझे क्विकली आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये है कि देखें, मुज़ाकरात के दौरान जिसमें अमेरिका, मिस्र और कतर की भी कोशिशें शामिल थीं, उसके बावजूद इसराइल को पाबंद नहीं किया जा सका। नंबर 1 कि जनाब ये ड्यूरेबल सीज़ फायर हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अगर जंग 4 दिनों के बाद या 6 दिनों के बाद दोबारा रिज़्यूम करता भी है, तो वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ ऑफ फोर्स ना करे, यानी कि बच्चों, ख़वातीन, सिविलियन आबादी, घरों, अस्पतालों, मसाजिद और चर्चेज़ को निशाना ना बनाए। ये भी उसको पाबंद नहीं किया जा सका। दूसरी बात कि क्या इस जंगबंदी के दौरान उन्होंने इस तरह की भी कोई कमिटमेंट नहीं दी कि जो गज़ा के अंदर उसकी अफ़वाज दाखिल हुई हैं उनका किसी फ्यूचर स्टेज पे वो इनखला करेंगे। तो इन सारी बातों से ये इस अंदेशे को तक़वियत मिल रही थी, जिसका पहले भी इज़हार किया है कि ये पायदार साबित नहीं होगी, बल्कि इसमें इसराइल का मकसद ये था कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो कैदी हैं वो आज़ाद करा लिए जाएँ, ताकि जो फ़लस्तीनियों का लीवरेज है, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है इस जंग के मकासद के हवाले से, उसको मज़ीद और बतदरीज वीक किया जा सके। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये एहतमाल है कि इसी तरह की 2-3 हफ्ते मज़ीद जंग के बाद अगर दोबारा भी एक पॉज़ आता है, तो इसराइल की कोशिश ये है, इसराइल के देखिए जो 2 जंगी मकासद हैं। एक जंगी मकासद इमीडिएटली ये है कि अपने तमाम कैदी आज़ाद करा लिए जाएँ।
اور دوسرا جنگی مقصد یہ ہے کہ حماس کی جنگی صلاحیت کا خاتمہ کیا جائے. تو بتدریج اس جنگ بندی کے باوجود, اس ٹیمپرری عارضی جنگ بندی کے باوجود, ان دونوں مقاصد سے اسرائیل بدقسمتی سے سفارتی کوششوں کے باوجود دستبردار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا. بریگیڈیئر وقار صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈیوریبل مذاکرات ہوں, وہ کیا ایکسپیکٹیشن ہی امپریکٹیکل تھی؟ اور دوسرا جو سید محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس بات کو تو یقینی بنایا جاتا کہ ہر شخص کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے, بچوں کو نہیں کیا جائے, اسپیسیفک جگہوں کو آپ جنگ میں کریں ٹارگٹس, اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, اور صرف اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اپنے لوگوں کو واپس بلا دیا جائے. جی آئی تھنک کچھ چیزیں تو سید علی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, آئی ایگری ود اٹ, اور اس میں ڈیفینیٹلی ایک ایروگینس ہے اسرائیل کی. اور دوسرا ہم نے آئی تھنک 2-3 پروگرام ڈسکس کیے اس پارٹ آف دائبہ پالیسی, اور ہمیں تو کوئی چنبا نہیں ہے بیکاز دے آر ٹارگیٹنگ کہ فلسطینیوں کی ہر آنے والی جو نسل ہے اس کو اتنا ڈنٹ کر دیا جائے کہ پھر وہ دوبارہ کم از کم ایک وقفہ آ جائے 5 سے 10. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہے. ابھی میرے ہی تھوڑا پوائنٹ آف ویو میں ایڈ کروں گا جو سید علی صاحب نے بات کی ہے, کہ ایک تو اسرائیل کا جو شاک اینڈ آ اور ایک اورا تھا اسپیشلی عرب ورلڈ میں, اینڈ دین اوور آل ان مڈل ایسٹ اینڈ اسلامک ورلڈ, کے جی نمبر 1 بہت بڑی ملٹری پاور ہے, اٹ از بیکڈ بائی یو ایس, نیوکلیر پاور ہے, ان کے اتنے سائنسدان ہیں, اور یہ جناب اٹس دی اونلی ڈیموکریسی, ورکنگ ڈیموکریسی ان مڈل ایسٹ. یہ بہت بری طرح ڈینٹ کیا ہے حماس نے, ایکسس آف ریزسٹنس نے, جس میں حزب اللہ ہے اور انصار اللہ ہے. سو ایک تو آئی تھنک جو ادر دین ٹرائنگ ٹو فنش حماس, آئی تھنک زیادہ بڑا کنسرن اسرائیل کا اس وقت ہے کہ ایک نوشن آف وکٹری تلاش کی ہے, جو ہر وار میں بڑا ضروری ہے. اور یوکرین رشیا وار میں بھی ویسٹ یہی 2 سال سے کر رہا ہے, ایک فیک پروپیگنڈے کے تحت اس کو بیک اپ کر رہے ہیں. 5 لاکھ یوکرینین سولجرز مارے جا چکے ہیں, اور بلکہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ جب میرے پروگرام میں تھے تو آپ نے یہ بات اٹھائی تھی, تو سر پھر یہ کب تک وہ نوشن آف وکٹری کا کیا لمٹ ہو سکتی ہے, اس کی کیا حد ہو سکتی ہے؟ ہزاروں بچے آپ نے مار دیے ہیں, یہ بڑا زیادہ بڑا نوشن نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم جی اینٹی بلنکن کل ہو کے گیا نا جی, تو کیا کنسلٹیشن نہیں ہوگی, کیا انہوں نے آنکھ نہیں ماری ہوگی, ٹھیک ہے جی آپ بس ٹھیک ہے دوبارہ شروع کر دیں. حالانکہ آئی تھنک اگر یو ایس کرنا چاہے, باقی ادروائز ہم نے پہلے ڈسکس کیا, اگر وہ ایسی اپنا پاؤں رکھے جس طرح انصار اللہ نے کر کے دکھایا ہے, 2-3 شپس کو آگے پیچھے کیا ہے, تو ایک دفعہ ان کو لگ سمجھ گئی ہے کہ جی ہمارا بیسیکلی جب آپ فائنینسز اور اکنامکس پہ ہٹ کرتے ہیں زائد ٹاپک ہے تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو وہ ایک آپشن ڈیفینیٹلی تھا جو ابھی تک ایکسرسائز نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک ہفتے 10 دن میں اسرائیل کو تباہ کر دے, ایک وہ نہ ہوا. وی آر نو 40 ڈیز کے بعد 4 دن کا وقفہ, اور پھر آئی تھنک 45ویں دن میں بھی چلی گئی لڑائی, تو شاید 2 مہینے بھی ہو جائے. دوسری طرف آئی تھنک انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ملٹری اسٹرینتھ ایکسس آف ریزسٹنس کی, اور یہ ملٹری سرکلز میں یو ایس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس دفعہ ناٹ اونلی کہ زیادہ آرگنائز ہے بلکہ انہوں نے سرپرائز کیا ہے. ڈیفینیٹلی جینوسائڈ بھی ہوا ہے, قربانیاں بھی ہیں, بٹ آئی فیل کہ یہ ابھی یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کو نوشن آف وکٹری ملے گا, یا حماس جو ہے وہ بیک ڈاؤن کرے گی جسٹ بیکاز کہ جی لیٹس اسرائیل کو کوئی لیوریج دیا جائے یا لیٹس پیس کی طرف جائیں. تو موسٹ پروبلی اس میں ایکسپینشن آف وار کے زیادہ چانسز ہیں. آئی فیل کہ حزب اللہ والا فرنٹ مزید گرم ہوگا, اور اس کے بعد ساؤتھ میں جو ریڈ سی ہے اس کے اندر یو ول ہیو مور ایکٹیویٹی. سو اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ سٹی اسٹیبلائز رہے اور پریشر رہے عرب ورلڈ پہ تو ٹھیک ہے, بٹ آئی ڈونٹ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ دونوں سائڈیں ابھی اپنے سٹانس پہ قائم ہیں. ٹھیک ہے بگیر صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ رکیے گا. سید علی محمد صاحب, یہ اسرائیل کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حماس نے مزید یرغمالی رہا نہیں کیے, تو یہ جو 4 دن تھے یہ کیا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ جس کے پاس جتنے بندے ہیں وہ واپس کر دے, یا ایک اسپیسیفک نمبر آف پیپل کو رہا کرنا تھا؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ اب وہ اعتراض کریں کہ یرغمالی حماس مزید رہا نہیں کرا؟ دیکھیں جو انیشل پبلک میں جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً 1:3 کی ریشو تھی. 50 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی رہا کرنے تھے حماس نے, اور دوسری جانب سے تقریباً 150-160 کے قریب فلسطینی آزاد ہونے تھے. تو مطلب اوبیسلی بلیم گیم بھی جنگ کا پارٹ ہوتا ہے, لیکن ان ریالٹی بات یہی ہے کہ
ऑब्वियसली एक और गेम टेक्निकल लेवल पे तो है बहरहाल कि फ़लस्तीनियों ने इन मुज़ाकरात के तहत इसराइलियों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा फ़लस्तीनी आज़ाद करवा लिए। अलबत्ता एक और एस्पेक्ट है जिसको डिस्कशन में इग्नोर किया जा रहा है, वो ये है कि देखें जब इसराइल को ये अंदाज़ा हुआ अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिशों के नतीजे में कि असल जो बारगेन होगा वो कैदियों के ऊपर होगा और फ़लस्तीनी शायद 3 गुना ज़्यादा इसराइलियों के मुकाबले में कैदियों को आज़ाद कराना चाहें, तो उसी दौरान उन्होंने तकरीबन 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गिरफ्तार कर लिया था, ताकि चूँकि आलमी मीडिया वगैरह की तवज्जो ज़्यादातर गज़ा पे है, तो उधर भी इन्होंने 300 के करीब लोगों को न सिर्फ शहीद किया है बल्कि 3000 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, ताकि अगर दोबारा इस तरह का कोई जंग में पॉज आता है तो फिर वो अपनी बारगेनिंग पावर बढ़ा सकें मुज़ाकरात में हमास के ऊपर दबाव डालने के लिए। जी, ब्रिगेडियर वकार साहब, ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि हमास ने रॉकेट फायर किए हैं जंगबंदी ख़त्म होने से पहले और उसके फ़ौरन बाद, तो फिर ये इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे? जी, आई थिंक दिस इज वेरी टिपिकल। जब वॉर हो रही हो तो ये बड़ा इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना। आपको याद होगा भारत से पाकिस्तान का जब हुआ था, इस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया, अभी पता चला है कि पुलवामा उन्होंने खुद करवाया और फिर पाकिस्तान पे चढ़ाई की कोशिश की, फिर सिर्फ जी जी बड़ी जग अंसाई। तो ये इसको ज्यादा सीरियस ना लेंगे कि इससे पहले फायर किया, ठीक है वेस्टर्न मीडिया और इसराइल कहेगा बिकॉज आपको इसको एक आप कहते हैं कि एक रीजन आपने क्रिएट करनी होती है और जस्टिफाई करना होता है, तो से आई थिंक ये इट्स एन ओल्ड गिमिक्री। और आजकल पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कन्विंस करें। अभी अगर आप ओवरऑल परसेप्शन भी देखें तो वेस्ट में 76% से ज्यादा हो चुकी है इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, और ओवरऑल डेवलपिंग वर्ल्ड में इट इज नाउ मोर देन 90, इस्लामिक वर्ल्ड में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 99% से ज्यादा है। सो ये जो आई थिंक परसेप्शन डोमेन में उनकी हार हुई है, ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। इजराइल को शायद 15-20 साल लग जाए अगर उन्हें रीगेन करना, अगर वो लेट्स से कोई सेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। पर चूंकि ये ज़ायनिस्ट हैं, ये एरोगेंट हैं, दे थिंक कि जी दुनिया को वो ड्राइव करते। आपने देखा कि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के जब लीडर्स आते हैं किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। अभी एलॉन मस्क साहब आए हुए थे, उसके बाद आई थिंक फलस्तीनियंस ने इनवाइट किया सोसाइटी ने, आप इधर भी तशरीफ लाए ना, आपको उधर फिक्र है कि जी 7 अक्टूबर को क्या हुआ। और उसके अंदर भी काफी प्रूफ्स हैं कि इजरायली गनशिप्स ने खुद टारगेट किया। और ये एक बेसिकली एक इनका एक ऑपरेशन है, इसको कहते हैं हनी बॉल। जब आपके अपने लोग लेट्स से किडनैप हो जाते हैं और आपको पता है वो नहीं बच सकते, तो फिर अपने लोगों को मार दिया जाता है। इट इज पार्ट ऑफ इजरायली स्ट्रेटजी। तो उसके तहत उन्होंने मारा और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। तो आई थिंक एक तो वेस्टर्न मीडिया डिबंक हो चुका है, इनका प्रोपोगंडा जो है बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और ये है कि अगर ये खत्ते में लड़ाई एक्सपैंड करती है तो इसमें सबका नुकसान है। मे बी दे ट्राई टू ड्रैग ईरान इनटू इट कि जी चूंकि अब आपने देखा कि जब भी हूतियों की तरफ से, अंसारुल्लाह की तरफ से कोई एक्टिविटी होती, कहते हैं जी ईरान बैक टेररिस्ट एंड ऑल दैट। सो मे बी ये भी एक प्लॉय है कि किसी तरीके से ईरान पे चढ़ाई की जाए, लेकिन सो फार आई थिंक ईरान ने बड़ा इसको सही तरीके से मैनेज किया है। बट आई स्टिल फील कि ओआईसी अभी जब सेकंड फेज ऑफ वॉर शुरू हुई है, दे शुड नाउ कम फॉरवर्ड जी, और इसके अंदर दे कैन पुट देयर फुट डाउन। 2 किस्म की सैंक्शन लगा सकते हैं, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। कट ऑफ करें रिलेशनशिप और आई एम श्योर 10 दिन में जो है ये लड़ाई खत्म हो सकती है। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खुशामदीद सईद अली मोहम्मद साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि सियासी और मौशी तौर पे पाबंदियाँ लगाएं तो 10 दिन में ख़त्म हो सकती है जंग, लेकिन पाबंदियाँ तो नहीं लग रही ना। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं तेल बंद कर दें, प्रोजेक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, ये तो बहुत बड़ा मुतालबा है लेकिन हो नहीं पा रहा। देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि मैं इस जंग की तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद और इंसानी हमदर्दी के बावजूद एक बड़ी हकीकत को हम शायद ओवरलुक कर रहे हैं। वो ये है कि 1948 से लेके 75 साल में जो इसराइल की पॉलिसी फ़लस्तीन की जानिब रही है, बदकिस्मती से वो कंसिस्टेंट रही है। जितनी जंगें और जितनी झड़पें उनकी फ़लस्तीनियों के साथ हुई हैं, उसमें 3 उसको एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है इसराइल ने। नंबर 1, टू किल एज मेनी फ़लस्तीनियंस एज पॉसिबल, जैसा भी ब्रिगेड साहब ने कहा, हर जनरेशन को स्लॉटर करना, उसका जीनोसाइड करना, इनका एक
75 साल पुराना मंसूबा है जो जारी है और शायद फ्यूचर में भी बदकिस्मती से जारी रहेगा। दूसरा पहलू ये है कि जी उनको ज़मीनों से बेदखल करना और उनके घरों, बाज़ारों, बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना, और नंबर 3 उस पे नई सेहूनी पूरी दुनिया से बुला के यहूदियों को आबादकारी करना। तो ये पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली 75 साल से तसलसल से जारी है और अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल फोरम्स तशवीश का, कंडेमनेशन का इजहार करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के गम और गुस्से में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका का एक मेजर रीजनल एलाय है ये, और उसको यूं लगता है कि तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बावजूद डायरेक्टली जो अरब ममालिक जो कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए मैं आपको क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि देखें 48 से लेके 2023 तक 75 सालों में 4 मुल्कों की अराजी पे इसराइल ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। फलस्तीन के अलावा शाम, लबनान और उर्दन, 4 मुल्कों की सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर इसराइल काबिज है। और वो कंट्रीज अगर इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के ख्वाह हैं, तो आप बाकी दुनिया से क्या तवक्को करते हैं कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगाएं और उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन को बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ पहला जो कई दफा ब्रिगेड वकार ने भी पहले ये बात की है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो उन 4 ममालिक की है जिनकी जमीनों के ऊपर ये इसराइल काबिज है। लेकिन अगर वो ही तशवीश के अलावा कुछ नहीं करते तो बाकी इस्लामी दुनिया और बाकी आलमी बरादरी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जी, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, एक और ज़ाविये से गुफ्तगू करनी है। ब्रिगेडियर वकार साहब, भारत की तरफ से निशाना बनाया जाता है सिख शहरियों को मुख्तलिफ ममालिक में, और अमेरिका में भी इस तरह की साजिशें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका स्टैंड नहीं ले रहा भारत के ख़िलाफ़ और ना लगता है कि मुस्तकबिल में लेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें आई थिंक एक थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग है जो भारत का जो आई थिंक कॉन्फिडेंस था, ये काफी हद तक शैटर हुआ है। बीइंग पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक और फिर क्वाड का हिस्सा रहे, और एक एश्योरेंस थी ओबामा की पॉलिसी के तहत एशिया पिवट में भारत चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट के तौर पे सामने आएगा। लेकिन लोगों ने देखा इनको 2020 में बड़ी बुरी तरह मार पड़ी। उसके बाद वेस्ट जो है थोड़ा सा स्केप्टिकल है। अच्छा, अभी ये हुआ है कि फर्स्ट टाइम भारत को पब्लिकली कंडेम किया गया। और अभी अगर आप देखें जो परसों या कल की रिपोर्ट है, इसमें जो न्यूयॉर्क अटॉर्नी का जो सदर्न ऑफिस है, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट का सदर्न डिस्ट्रिक्ट, वहां पे FBI ने बकायदा चार्ज किया है। और उसमें इनका एक ऑपरेटर था बेसिकली, उसको और उनका जिसको सम CC1 वाज सपोर्टिंग, व्हिच मींस कि बेसिकली रॉ का कोई डेस्क ऑफिसर था। और उसके बड़े प्रूफ्स निकले बिकॉज अमेरिका ने फिर इनको ट्रैप किया। यानी आगे जो डेथ स्क्वाड के तौर पे लोग सामने थे तो खुद अमेरिकन थे, FBI या उनके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इनकी ड्रग्स की, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। तो उनके पास पूरे सबूत हैं कि कैश देते हुए तस्वीरें एंड ऑल दैट। सो इसका मतलब है कि अमेरिकन जब स्पेशली कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, which was a Canadian citizen, तो उसके बाद 5 आईज की रिपोर्ट्स भी आई और ऑलरेडी आई थिंक दे वर ये रडार अपने ऑन करके बैठे हुए थे इनको ट्रैप के। तो भारत एक तो ट्रैप हो गया। अच्छा, इसमें आई थिंक ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज जो सामने आई है वो ये है कि फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ है कि 3 मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हैं टेररिज्म में और डेथ स्क्वाड भेजने में, और वो भी अभी वेस्ट में। पाकिस्तान के साथ तो ये कर ही रहे थे, साउथ एशिया में दे बीन डूइंग इट, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी करते हैं, लेकिन उस वक्त वेस्ट नहीं सुनता था। तो उसमें इनकी एम्बेसी इन्वॉल्व है कनाडा में, इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, तावज़र है। अगर रॉ कर रही है या NIA इनकी एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इसी तरीके से काम करती है, तो इसका मतलब है कि फिर आपका जी दोवल का ऑफिस इन्वॉल्व है। सो दूसरी मिनिस्ट्री आ गई। और फिर कतर ने फांसी की सजा दी 8 नेवल रिटायर्ड ऑफिसर्स को। तो इसका मतलब इनकी आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व। सो ये 3 बड़ी मिनिस्ट्री होती हैं हर मुल्क की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म थ्रू 3 वेरी लार्ज मिनिस्ट्रीज टेकिंग प्लेस, और उसके सबूत जो है वेस्ट के पास आ चुके हैं। और अगर इनको इंडिक्ट भी किया है और ट्रायल भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा कि भारत जो है इस चीज से बच सके। जी, सईद मोहम्मद अली साहब, आप भी ये सोचते हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी लेकिन हमने देखा कि कोई ख़ास इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, तो आपको लगता है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देगी और भारत के लिए मुश्किलात नहीं होंगी?
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آج دوبارہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھارت پہ زور دیا ہے کہ اس کو ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بریگیڈ صاحب نے جو بات کی اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، کنٹیکسچلائز کرتا ہوں بریفلی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو I-5 کا ایک گلوبل انٹیلیجنس کا الائنس ہے جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں، تو آپ کے توسط سے میں آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نجار صاحب کی ہلاکت ہوئی تھی کینیڈا میں، اس کے بھی شواہد اور ثبوت امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسی معاہدے کے تحت کینیڈا کی گورنمنٹ سے شیئر کیے تھے. تو صرف یہ کینیڈا کی اپنی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ نہیں تھی کہ سکھ رہنما کو ہلاک کیا جائے گا، پہلی بات. دوسری بات جی بالکل، دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی 3 سٹیجز آپ جو بات کر رہی ہیں 3 سٹیجز امریکہ کراس کر چکا ہے. امریکہ کی انٹیلیجنس کو آلریڈی پتا تھا کہ سکھ رہنما جو ہیں امریکہ میں، امریکی سٹیزن جو ہیں وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹارگٹ اور ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے پوری حکمت عملی کے تحت ان کو ٹریپ کیا ہے. انہوں نے $1,00,000 جو ہے ایک لوکل ایسٹ کے تھرو را نے جو انڈر کور یو ایس انٹیلیجنس آفیسرز تھے ان کو برائب آفر کی تھی کہ آپ یہ بندہ مروا دیں، ہم آپ کو $1,00,000 دیں گے. اس میں سے $15,000 امریکی انڈر کور آفیسرز ایکچولی را کے ایسٹ کے تھرو وصول بھی کر چکے تھے. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ انڈر کور جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پیسے وصول کر رہی ہے را کے ایسٹ کے تھرو کہ جناب یہ بندہ مروا دیں. دوسری بات، اور یہ معاملہ CIA کے چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے بھارت جا کے یہ اٹھا چکے ہیں، اور پھر ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے G20 کی سائیڈ لائن پہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی یہ بات اسی موقع پہ اسی دن اٹھائی جب کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ معاملہ کینیڈا کے ایک شہری کی ہلاکت کا اٹھایا. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میں پر امید ہوں کہ اب ان تجربات اور حقائق کو جاننے کے بعد یہ I-5 کا جو الائنس ہے، اور خصوصاً امریکہ نے چونکہ اب کیس فائل کر دیا ہے ایک عدالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ کنونسڈ ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، بلکہ ان کو انڈیا نے کسی قسم کی اس انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کیا. تو اب وہ معاملے کو عدالت میں لے کے ایک انڈین آفیشل کے خلاف مقدمہ دائر کر کے قانونی چارہ جوئی کر کے اس کو پوری دنیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ سزا دینا چاہتے ہیں بلکہ ایک مثال بھی بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد میں توقع کرتا ہوں کہ ایک مثبت اور ایک حقیقت پسندانہ تبدیلی امریکہ کی ریلیشن شپ میں بھارت کے حوالے سے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے آنا ایک لازمی امر ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ میں اس طرح کا موقع نہیں ملتا کبھی کہ روس یا چائنا نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ جا کے ٹارگٹ کلنگ پولیٹیکل اوپوننٹس کی امریکہ میں شروع کر دے. بھارت تو امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، اور وہ خود اپنے ڈومیننٹ اسپانسر اور ایلائی کے خلاف جو ہے ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے ان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے. تو اس طرح کا طرز عمل امریکہ ڈیفینیٹلی نہ تو وہ ایکسیپٹ کرے گا اور اس کو اگنور کیے بغیر، پنش کیے بغیر وہ ڈیفینیٹلی نہیں جانے دے. جی کائنڈلی علی صاحب مس رکیے گا. بریگیڈیئر صاحب آپ یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ. پچھلی دفعہ بھی جب یہ کینیڈا والا معاملہ ہوا تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان پوٹینشلی اس کے اوپر پلے کرے گا. ہمارے نگراں وزیر اعظم نے تو بڑی اچھی اسٹیٹمنٹس دی لیکن بس وہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہی تھیں. اس کے بعد ہم ڈپلومیٹکلی کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اب کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ڈپلومیٹکلی تو یہ کہا گیا چونکہ اٹ از اے بائیلیٹرل میٹر بٹوین کینیڈا اینڈ انڈیا، اور پھر اس کے بعد جیسے 5 آئیز اور انڈیا کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ تھا، تو وہ تو اس میں آئی تھنک جمپ ان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لنک کر کے ان کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ڈوزیاں دیے تھے، اس وقت ہماری بات نہیں، کوشچن آیا تو آپ نے مذاق اڑایا اور پھر نیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑا. اس کے بعد ان کے بے شمار لیٹ سے ان کے سلیپر سیلز یہاں پہ کام کرتے ہیں، سری لنکا میں انہوں نے کیا. تو یہ تو ایک ٹیررزم کو اسپانسر کرتی ہے اسٹیٹ، تو اس میں ریزونیٹ بھی کرنے ضرورت. دوسرا جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ نیریٹو کی جو لڑائی ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھارت کو ایکسپوز کی. آئی تھنک ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بھارتی ڈائسپورا.
جو اسپیشلی مائنورٹی بیسڈ لائک سکھس ہیں یا مسلمز ہیں یا کشمیریز ہیں آکوپائڈ کشمیر یا ایون کرسچنز ہیں. آئی تھنک وہاں پہ بھی بڑی اس کا اضطراب ہے. اور دس از ون اسپیس جو آئی تھنک پاکستان کین آلویز کنیکٹ ود اور ان کو ہیلپ بھی کر سکتا ہے اور اپنی کیمپیننگ میں اس کا حصہ بنا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت ابھی جو ڈسنٹنگ وائسز اگر باہر بیٹھے ان کو ڈیتھ اسکواڈ بھیج کے مرواتا ہے اور جس کے پروف سامنے آ گئے بیکاز ناؤ اٹ از ہائی لائٹڈ. سو آئی تھنک دیٹ از ون اسپیس جہاں پہ آپ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. باقی یہ ضرور ہے کہ آپ جب یہ کیسز لے کے جاتے ہیں تو دین یو کین آلویز ایکسٹینڈ انفارمیشن جو آپ کی ڈوزیز وغیرہ ہیں, لیکن چونکہ یہ بائیلیٹرل ہے اس کے اندر آئی تھنک آنا ذرا مشکل ہے. بٹ یو کین آلویز گیٹ کنیکٹڈ. یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اور ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو لک انٹو اٹ. باقی یہ ضرور ہے کہ بھارت کو اس وقت میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ڈومین میں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے جو آپ اور ہم کریں اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. جوائن کرنے کے لیے ایک بریک لیں گے پھر واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے رشید چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے فافین سے اور بات کریں گے کہ پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی فہرستیں حتمی سامنے آ گئی ہیں اور ان فہرستوں کے بعد نیشنل اسمبلی کا جو نمبر ہے سیٹس کا وہ 266 ہو گیا. باقی بھی چینجز آئی ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جو طے کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے. جی تھینک یو جی بہت بڑا مائل سٹون ہے جو اچیو ہوا ہے ان دا سینس کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ایک بڑا ریگرس پروسیس ہے جس کو فالو کیا ہے ایز پر لا الیکشن کمیشن نے اور اس کو اچیو بھی کر لیا ہے. اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی بہت بڑی کنٹروورسی بھی کوئی جنریٹ نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹیز نے بائی اینڈ لارج جس سے ایگری کیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس پہ ڈیلیمیٹیشنز کو بہت ان میس کی چیلنج کیا گیا ہو. آبجیکشنز آئے تھے کوئی 1300 کچھ, اس میں سے کچھ آبجیکشنز ایکسیپٹ کیے گئے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے. لیکن اس کے باوجود یہ جو پروسیس مکمل ہوا ہے یہ خوش آئند اس لحاظ سے ہے کہ اس سے اب اگلے جو الیکشن کے مراحل ہے اس میں داخل ہوا جا سکے گا. ابھی ریٹرننگ آفیسرز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی ہو سکے گی, پولنگ سٹیشنز کی اسٹیبلشمنٹ, پولنگ سکیم بننا شروع ہو جائے گی, پولنگ سٹیشنز کہاں پہ بنیں گے یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شیڈیول بھی اناؤنس ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے. جی تو اسکیجول تو 2 ہفتے میں آ جانا چاہیے, آ جائے گا 2 ہفتے میں یا 6 days میں؟ اسکیجول آنے کا جو آخری دن بنتا ہے یعنی کہ کم از کم 54 days پہلے تو اسکیجول آئے گا, اس سے پہلے آ جانا چاہیے لیکن تب تک آئے گا. لیکن جو 2 مراحل ہیں جس طرح تعیناتی ہے ریٹرننگ آفیسرز کی اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی اور پولنگ سٹیشنز کی جو لسٹ کی کا اویزہ کرنا ہے وہ تو شیڈیول سے پہلے بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ قانون کے مطابق ویسے بھی شیڈیول سے پہلے شروع ہو جاتا ہے وہ پروسیس. تو کم از کم وہ جو پروسیس رکا ہوا تھا اور وہ بہت کروشل پروسیس ہیں دونوں الیکشن کو ٹائم پہ کرنے کے لیے, وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائیں گے. جی رشید صاحب, یہ جو چینجز ان سیٹس آئی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب میٹنگ ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے مائنر چینجز ہیں, بعد میں انہوں نے اعتراض اٹھایا. تو یہ جو 12 سیٹیں کم ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ڈفرینس یا اس پہ کوئی خاص ریزلٹس پہ فرق پڑ سکتا ہے, اس پہ بتائیے گا. نہیں, ڈیلیمیٹیشن میں سیٹس کا نمبر تو چینج نہیں ہوا کہیں پہ بھی کیونکہ وہ جو 6 سیٹیں کم ہوئی ہیں 266 ہیں, پہلے 272 تھیں, وہ تو 25ویں آئینی ترمیم میں ہو گئی تھی, وہ 25ویں آئینی ترمیم 2017-18 میں ہو گئی تھی. یہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی سیٹیں کم یا زیادہ نہیں ہوئیں. ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ صوبوں کے درمیان ایک صوبے کے اندر سیٹوں کی جو ڈسٹرکٹس میں تقسیم ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے. مثلا کراچی ساؤتھ کی ایک سیٹ بڑھ گئی ہے, سانگڑ کی ایک سیٹ کم ہو گئی ہے. اسی طرح کراچی کے دوسرے اضلاع کی کو 3 شاید پروونشل اسمبلی کانسٹیچوئنسیز بڑھ گئی ہیں اور انٹیریئر سندھ کے 3 اضلاع کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں. تو اس طرح یہ شفل ود ان پروونسز ہے لیکن اوور آل جو کوئی چینج نہیں ہے. صوبوں کا حصہ وہی ہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں. آپ کائنڈلی رکیے گا, افضل خان صاحب نے مجھے جوائن کیا, الیکشن ایکسپرٹ ہیں. افضل خان صاحب, نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آ گئی ہے, 1300 آبجیکشنز بھی ایڈریس کیے جا چکے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو انسرٹینٹی تھی کچھ دن پہلے تک الیکشنز کی اب وہ مزید مدھم ہو گئی ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسرٹینٹی کی وجہ کیا ہے, غیر
यकीनी सूरत-ए-हाल क्यों पैदा हुई और किसने पैदा की? वो इस वजह से पैदा हुई कि 14 मई के इंतखाबात की सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए और आज तक वो आर्डर्स वहाँ पे बहाल हैं। इलेक्शन नहीं हुए, किसी को सरजनिश भी नहीं की गई, किसी से एक्सप्लेनेशन भी नहीं कॉल की गई। उसके बाद इस्लामाबाद में इलेक्शन होने थे, लोकल गवर्नमेंट के अदलिया ने हुक्म दिया कि ये होंगे, वो नहीं हुए और किसी ने उस पर पूछा भी नहीं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन जो पंजाब और केपीके के हों वो 14 मई को हों और नहीं हुए, तो अब क्या गारंटी है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें लोगों में जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसको पैदा करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है, और जिसने ये लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाया है, अब उसको ऐसे अहकामात और ऐसे इकदामात करने होंगे कि वो किसी गेम का हिस्सा नहीं है बल्कि एक न्यूट्रल इदारा है, और वो इंतखाबात मुल्क में कराना चाहता है और वो मालूम करना चाहता है कि अवाम किसको चाहती है, और उसमें सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये कहने की बात नहीं है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, तब लोगों का ठीक है। अफजल खान साहब काइंडली मेरे साथ रुकिएगा, एक और ज़ाविये पे बात करनी है जो आपने अनसर्टेनिटी की बात की। ऑल्दो काजी फाइज साहब ने कहा था कि मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, आप अपने घरों में जाके डिस्कस करें, बट स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी कैन आस्क। रशीद साहब, सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया गया सियासी जमातों को और कुछ अटैक्स भी पॉलिटिकल जमातों पे के कारकुनान के ऊपर रिपोर्ट हुए और जनरली भी, तो ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है इसको आप रिलेट कर सकते हैं इलेक्शंस के साथ? देखिए, जो मुनज़्ज़म इंतखाबी तशद्दुद है ये फिनोमिनन 2008 में भी था, और अल्लाह ना करे कि ये इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का अलर्ट जारी हुआ है, इस तरह की सिचुएशन कोई क्रिएट हो। लेकिन इलेक्शन के अराउंड जो इस तरह के अनासर हैं वो सरगर्म होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के कंडक्ट पे और इलेक्शन की टाइमलाइंस पे इसका असर होना चाहिए। हाँ, जाहिर है सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मोहतात होना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन की टाइमलाइंस पे तो इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। जी अफजल खान साहब, योर कमेंट्स ऑन इट प्लीज। बात यह है कि काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल अच्छी बात की थी, और सुहेल बड़ाइच और बड़े बड़े जुगादरी किस्म के जो सहाफ़ी हैं उनके कमेंट्स भी हैं। बात यह है कि हमारा किरदार, हमारे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। हमें यकीनन ये उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है, और हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन आप जरा मुझे बता दें कि क्या इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है? और ये जो इस किस्म की आजकल जो भी कभी वारदात होती है तो लोग कहते हैं कि इसको ये एक्सक्यूज बना के इलेक्शन को, अब देखो अवाम में जो ट्रस्ट डेफिसिट फैला है वो एक हकीकत है। उस रियलिटी को, उस डेफिसिट को कौन कम करेगा? उसको हुकूमत कम करेगी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कम करना है, उसको अदलिया ने कम करना है और इलेक्शन कमीशन ने कम करना है। इट इज देयर ड्यूटी, दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, नुकसान हो गया है, उसको दोबारा बहाल करें। अवाम तो ये अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अवाम का वोट का हक वो जो 5 साल में एक दफा है, इक़्तिदार में लाने वाले तो कभी चोर दरवाजे से आ जाते हैं, कभी असली दरवाजे से आ जाते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। और इस वक्त भी जो हुकूमत है वो बेसिकली गैर कानूनी है, इलीजिटिमेट है, इसलिए कि 3 महीने के लिए होती है, लेकिन उसकी कैसे जस्टिफिकेशन कराई जाएगी। लेकिन हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, और ऐसे इंतखाबात होने चाहिए कि दोस्त और दुश्मन सब कहें। एक और ज़ाविया अफजल साहब जी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो भी क्वेश्चनेबल हैं इलेक्शन कमीशन की नज़र में। अब आप दोबारा समझते हैं कि इसी दौरानिए में इलेक्शंस होके मुतमईन कर पाएंगे इलेक्शन कमीशन को? पीटीआई के बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये भी ज्यादती की है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने, हमने भी उसमें जिंदगी गुजारी है। राजा साहब तो अभी आए हैं और चले जाएंगे, और पता नहीं अच्छे नाम के साथ जाएंगे या बुरे नाम के साथ जाएंगे। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा किया है? और मैं आपको बता दूं कि जो जितनी भी पार्टीज इंतखाबात कराती हैं सारे बोगस होते हैं,
खासकर जो मौरूसी सियासत वाले हैं, लेकिन एक जमात इस्लामी है और एक इनकी पार्टी है जिसमें मौरूसियत नहीं है, और उनके ऊपर एतराज है, और फिर अचानक कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराओ। ये बिल्कुल ज्यादती की बात है, ये कभी इन्होंने पहले नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही हैं, और इससे यही आम आदमी को ये एहसास होता है, और सिंपैथी वोट उनका बढ़ रहा है। 9 अप्रैल पिछले साल से आज तक आप मुझे बताएं कि कासिम के अब्बू की पार्टी और पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है या कमी हुई? जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जब एक हीरो को 10 विलन मार रहे होते हैं, तो तमाम लोगों की हमदर्दियां हीरो के साथ होती हैं, वो 10 मारने वाले विलन के साथ नहीं होती। और यही चीज समझने वाली है। आपने अगर किसी के साथ, देखो डिस्क्रीटली ज्यादती भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, हर मुल्क में करती है, अमेरिका में भी करती है। सर रुकिएगा जी, रशीद साहब, ये इंतखाबी निशान का मामला किस हद तक स्ट्रेच हो सकता है? अहमद बिलाल महबूब ने भी इस पे एक्सटेंसिवली लिखा है कि पहले नहीं किसी पार्टी के इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे इतने एतराजात हुए। क्या फिर इस पे सवाल ये उठता है कि फिर क्या आने वाले वक्त में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की स्क्रूटनी भी इतनी टाइट हो जाएगी, या सिर्फ पीटीआई के साथ है? या फिर इसमें दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे? तो ये मामला किस हद तक स्ट्रेच हो सकता है इंट्रा पार्टी पोल इलेक्शंस का और फिर उसकी एडमिशन का इलेक्शन कमीशन के अंदर? कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला तो बहुत सादा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ज़ाहिर है किसी इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क पे नहीं होते, बल्कि वो उस पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पे होते हैं। उस पार्टी ने अगर लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, 3 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, और वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते, सिर्फ लॉ ये रिक्वायर करता है। लेकिन वो इलेक्शंस कैसे होंगे वो इलेक्शन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्होंने सिर्फ ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट देनी है जो नए इलेक्ट हुए हैं। इसमें कोई स्क्रूटनी की और इस तरह की शायद कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की रिपोर्ट जमा हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो ख़तरा है इलेक्शन सिंबल के लूज़ करने का, जो कानून के मुताबिक है कि अगर इलेक्शन नहीं करवाती कोई पार्टी तो वो इलेक्शन सिंबल जो है वो लूज कर सकती है, वो टल जाएगा। इसको कानूनी तौर पर तो कोई बहुत स्ट्रेच इसको शायद नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिमट जाएगा मामला इलेक्शन से पहले? जी, सिमट तो जाना चाहिए अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और इलेक्शंस की रिपोर्ट जमा करवा दी जाती है, क्योंकि उनको मौका तो दिया गया है। और इससे क्योंकि इलेक्शन जो कहा गया है कि इलेक्शंस ड्यू थे 2021 में और 2022 तक फिर रिलैक्सेशन थी, तो अभी मौका दिया गया है। अगर वो इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करवा देती है पार्टी तो ये मामला सुलझ जाना चाहिए। जी अफजल खान साहब, आप बताइएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले ये मामला नहीं समेटता तो फिर तो पीटीआई बिल्कुल ही वाइप्ड आउट होगी। कोई वाइप आउट किसी को नहीं कर सकता, और ये तो सबसे बड़ी पार्टी है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी टांगे पार्टी को भी वाइप आउट नहीं किया, ना कर सकती है। तो ये अभी इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इलेक्शन की बिल्कुल रशीद साहब ने बिल्कुल सच कहा, सही कहा कि ये जो भी पार्टी इलेक्शन करती थी वो हमें सिर्फ अपना वो सेंड कर देती थी कि जी हमने 4 साल या 5 साल के बाद अपने इंतखाबात कराएं। अब जैसे जेयूआई है उसमें हमेशा मौलाना फजल रहमान होता है, शरीफ फैमिली में से हमेशा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ होता है, और पीपल्स पार्टी में जो होते हैं वो भी आपको पता होता है। लेकिन एक मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सचमुच के इंतखाबात होते हैं वो जमात इस्लामी है, कि वहाँ पे कोई ना कोई आदमी वो इलेक्ट होता है, वहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब बात यह है कि यह इलेक्शन कमीशन को भी पता है, लेकिन ज्यादती करने पे आए तो अभी इन्होंने ज्यादती कर दी, लेकिन वो उन्होंने अवॉइड कर दी, उन्होंने गौहर खान को बना दिया, और अभी इलेक्शन हो रहे हैं और इनके पास लिस्ट चली जाएगी। इनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं रहेगा कि उनके साथ वो मजीद ज्यादती करें। और मैं आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूँ कि आप आईन और कानून के तहत और पाकिस्तान की जो जमहूरियत के खातिर आप किसी खास शख्स के मुलाजिम नहीं है, आप पाकिस्तान के आईन के तहत हैं, और इस आईन के तहत आपने लोगों को हकूक देनी है, ना किसी की फेवर करनी है, ना किसी के साथ डिसफेवर करनी है। अगर ये करेंगे तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।